Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Bright Medics. So these are the medicine videos. अब मैंने जनरल मेडिसिन की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं. तो वी विल स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी मेडिसिन चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम डेविडसन. ठीक है, तो हम जो डेविडसन को फॉलो करेंगे. मीनवाइल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा. हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द न्यूएस्ट एंड द लेटेस्ट वीडियोस. ओके, वी विल हैव टू स्टार्ट विद एजमा. एजमा सिंपलेस्ट टॉपिक है. एजमा मोस्ट कॉमन टॉपिक है. एजमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है with relation to theory and examination, theory and clinical examination as well, क्योंकि एजमा के पेशेंट्स बहुत कॉमन है हमारी सेटिंग के अंदर. ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझें, इसको बहुत अच्छे से, बहुत कोर में जाके इसको समझेंगे तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. ठीक है, अच्छा. सो ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज. मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी छोटी सी बनाई हुई है, लेकिन हम इसमें दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है. मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जो होती हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व करती हैं, जस्ट लाइक एज एन एजमा, वो इन्वॉल्व करती हैं आपके एयरवेज को. ठीक है, एयरवेज में आपका क्या आता है, हमारे पास स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी पैसेज. ठीक है, वो नोज से स्टार्ट होता है. नोज के बाद आता है नेजल कैविटी. ठीक है, उसके बाद आपको एक्सटर्नल लेयर्स आते हैं, इंटरनल लेयर्स आते हैं, फिर नेजल कैविटी आती है. नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है. सॉरी, नेजोफेरिंक्स के बाद फिर ओरोफेरिंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकस मेन ब्रोंकस आता है, फिर राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में वो डिवाइड होता है. उसके बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं. ये राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ये फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है. ब्रोंकियोल्स के बाद आपके एल्वुलाई आते हैं. उसके ये सारे एल्वुलाई फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, नोज टू एल्वुलाई, दीज आर ऑल द रेस्पिरेटरी पैसेजेस. ठीक है, तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस को इन्वॉल्व करती हैं. ठीक है, मतलब जो एजमा है वो मेन आपका ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स मींस इस वाले पार्ट को मेनली इन्वॉल्व करता है. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ये मैं बताऊंगी आगे. इसको मेनली इन्वॉल्व करता है. जाहिर सी बात है, जब आपका ये वाला पाथ इन्वॉल्व होगा तो मसला कहाँ पे आएगा, मसला हवा के अंदर आने में और उसके बाहर जाने में मसला होगा. बिकॉज दीज आर द कंडक्टिंग पाथवेज ना, ये तो सिर्फ चैनल है जिसके थ्रू हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है. अब होता क्या है उसके अंदर, और बेसिकली जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज होती हैं वो इन्वॉल्व करती है लंग पैरेनकाइमा को. ठीक है, मतलब ये जो लंग है आपकी, ये जो लंग है इसके अंदर जो एल्वुलाई है उसकी पैरेनकाइमा है, उनको इन्वॉल्व करेंगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस. तो उसमें क्या होगा, लंग प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं होगा, लंग के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस. अब इसमें मेनली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो मेन डिफ्रेंशिएशन होती है वो होती है आपके पास FeV1 अपॉन FVC रेशियो. ठीक है, वो मैं भी बताऊंगी जब मैं आगे बताऊंगी, डायग्नोसिस में बताऊंगी कि FeV1 क्या होता है, FVC क्या होता है और उसमें डिफरेंस किस तरह से आता है. ठीक है, अच्छा. अब हमारे पास एजमा जो है इसके अंदर आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस डिजीज के हवाले से स्पेसिफिक हैं, वो आपने याद रखने हैं. फर्स्ट इज क्रॉनिक. क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक चलेगी. इट इज अ नॉन क्योरेबल डिजीज. ठीक है, एजमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो कि इन्फ्लेमेटरी है, नॉन क्योरेबल है, क्रॉनिक है, नवंबर से तक चलती है. ठीक है, दैट इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहाँ की होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज. ठीक है, एपिसोडिक होती है. एपिसोडिक मतलब ऑन एंड ऑफ. अचानक से पेशेंट को ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी, जो एजमा के सिम्टम्स होते हैं अचानक पेशेंट को आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो स्टीरॉइड्स होती हैं उसके जो मेन स्टे एजमा का जो ट्रीटमेंट का वो स्टीरॉइड्स है, हम उससे वो देते हैं, वो ठीक हो जाता है. फिर अचानक से उसे वो फिर कुछ टाइम बाद, कुछ दिन के बाद अचानक से उसे वो सिम्टम्स आने लगते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इट इज एपिसोडिक. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो लास्ट वाला है, दैट इज एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में एयरवे इज नॉट हाइपर रिएक्टिव. ठीक है, बट इन सम इंडिविजुअल्स, इन सम सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल्स, उनमें क्या होता है कि एक नॉर्मल जो हमारे पास सब्सटेंस है, नॉर्मल इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, एक नॉर्मल पेट, डस्ट माइट, कोई एलर्जन, दे एक्ट एज एन एलर्जन. ठीक है, उनकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होती है, उनकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू दैट नॉर्मल पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, दैट माइट बी अ परफ्यूम. ठीक है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करती है. जैसे वो गैस वो चीज़ वो इनहेल करते हैं, पोलन ग्रेन्स आर नेचुरल थिंग, पेट इज अ नेचुरल थिंग, बट देयर बॉडी सेंसिटाइज्ड. तो वो जैसे वो उनके एयरवे में जाएगी, वो इनहेल करेंगे, उसको क्या होगा कि यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा.
इन एयरवेज में, एयर पैसेजेस में, उसकी वजह से क्या होगा कि ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी एयर की, ठीक है। दिस इज एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी। तो इन इंडिविजुअल्स के अंदर एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये चीजें एजमा के साथ जहां पे भी एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी आएगा दैट इज स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद एजमा, ठीक है। ओके, अब इसमें हमारे पास पेशेंट होता क्या है, एक और चीज इसमें आती है, इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल पैटर्न बोले या डायर्नल वेरिएशन बोले, बेसिकली इसमें होता क्या है, जो पेशेंट को जो मेन सिम्टम्स आते हैं वो ब्रेथलेसनेस के आते हैं, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस के आते हैं। ब्रेथलेसनेस पेशेंट को जो है अचानक से डिजनी फील होने लगेगा, कफ होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, मतलब सीने पे भारी भारी लगेगा, और साथ में वीज होगी। वीज क्या होती है, म्यूजिकल साउंड होता है, ठीक है। वो म्यूजिकल साउंड इस तरह से प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये एयर में नैरो हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे सूजन होगी तो ये रास्ता हवा के जाने का तंग हो जाएगा, हवा यहाँ से जाएगी, दैट विल प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड, दैट इज कॉल्ड वीज, ठीक है। एक होती है वीज और एक होता है रोंकाई, ठीक है। वीज इज द वन दैट इज हर्ड विदाउट अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी वो म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है, दैट इज वीज। और रोंकाई जो होता है, रोंकाई इज हर्ड विद अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। रोंकाई एक नॉर्मल बंदा जो है वो विदाउट अ स्टेथोस्कोप नहीं सुन सकता, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वीज एंड अ रोंकाई। ये चार मेन सिम्टम्स जो कि एस्मा के पेशेंट के अंदर होंगे, एपिसोडिक होते हैं, अचानक से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहीं पे गया, ठीक है, कोई ट्रैफिक जैम है वहां पे फंस गया, तो वो अचानक से ब्रेथलेस होना शुरू हो जाएगा और उसको एस्मा की एपिसोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, दैट इज एस्मा। उसके अलावा हमारे पास एक ये जो मैंने चीज देखी है डायरनल वेरिएशन। डायरनल वेरिएशन का मतलब है डाई का मतलब है टू, ठीक है, अर्नल का मतलब है 2 times a डे, और वेरिएशन का मतलब है चेंजेस। एस्मा में क्या होता है कि दिन में चेंजेस आती हैं पेशेंट के अंदर। डायरनल वेरिएशन का मतलब है मेनली जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो मेनली या तो अर्ली मॉर्निंग होंगे या लेट एट नाइट होंगे। जैसे ही पेशेंट सोने लगेगा उसको ये चार चीजें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। या फिर उसके अर्ली मॉर्निंग अचानक से पेशेंट की आंख खुलेगी और उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे होंगे। और यूजुअली होता है सर्दियों के अंदर, बिकॉज इन विंटर्स द वेदर इज ड्राई। ड्राइनेस होने की वजह से जो है वो एयरवेज जो होते हैं वो ऑलरेडी ड्राई होते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में इसकी मेनली ये है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कंडीशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ट्रिगर्स ये भी मैंने आपको बता दिए हैं कि एयर पोल्यूशन हो गई, टोबैको स्मोक हो गई, स्मोक हो गई, परफ्यूम्स हो गए, पोल्यूशन हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, डस्ट माइट्स हो गए, दीज आर ऑल द ट्रिगर्स, ठीक है। नाउ वी मूव टू पैथोफिजियोलॉजी। एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी, बेसिकली एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी है क्या? एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी ये है कि किसी ट्रिगर की रिस्पॉन्स में एयरवे का हाइपर रिएक्टिव होना, नैरो डाउन हो जाना, ठीक है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अब इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है। वही बात है कि एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से एयरवे में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, एयरवे नैरो डाउन हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है तो एयर की स्पेस कम हो जाती है। ये सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट 7 वेरिएंट्स ऑफ एस्मा, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन कराऊंगी। फर्स्ट इज डेविडसन में, ये थोड़े से उन्होंने स्कैटर्ड करके लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको एक साथ कराऊंगी, ठीक है। सो इट्स इजी। फर्स्ट आई थिंक वी शुड डिस्कस द वेरिएंट्स। नंबर 1 है एस्पिरिन सेंसिटिव एस्मा, सॉरी एस्पिरिन इंड्यूस्ड होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैम्पटर्स ट्रायड, याद रखिएगा, ठीक है। ये एस्पिरिन इंड्यूस्ड होता है, इसको सैम्पटर्स ट्रायड भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर 3 सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और यूजुअली हमारे पास ये इस वजह से होता है कि जो एस्पिरिन, आपको पता है कि एस्पिरिन इज अ कॉक्स इनहिबिटर ना, एनसिड कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, तो एस्पिरिन एक कॉक्स इनहिबिटर है। तो कॉक्स जब इनहिबिट करती है तो क्या होता है कि
एराकिडोनिक एसिड वाला जो पाथवे होता है वो शंट हो जाता है लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉक्स इनहिबिट करिए तो वो अब वो वाला पाथवे तो नहीं काम कर रहा, दूसरा वाला पाथवे पे शंट हो जाएगा, तो वहां से जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं एंड दे लीड टू एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं भी आपको पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले भी है फॉस्फोलिपिड्स, इसके ऊपर क्या करेगा फॉस्फोलाइपेज A2, that will form arachidonic acid. We have all studied it in first year MBBS, ठीक है। arachidonic acid further divide होता है लाइपोऑक्सीजनेज में एंड साइक्लोऑक्सीजनेज में, ठीक है। ठीक है, लाइपोऑक्सीजनेज में डिवाइड होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज में डिवाइड होता है। लाइपोऑक्सीजनेज जो है फिर फर्दर जो है उसमें साइक्लोऑक्सीजनेज फिर फर्दर कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में डिवाइड होता है, ठीक है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में डिवाइड होता है। अब आपने यहाँ से ये कॉक्स की इनहिबिशन कर दी, ठीक है, ये पूरा पाथवे खत्म हो गया, सारी शंटिंग हो गई इस पाथवे के ऊपर। इस पाथवे में जो बन रहे हैं LT और ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, ठीक है। ये जो करते हैं ये दीज आर एलर्जेंस, ठीक है, ये एजमोजेनिक होते हैं, ये एजमोजेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट इज बाय क्या हमारे पास जो है एस्पिरिन जो है वो एक एनसेड से एक एजमा के सिम्टम्स इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और ये सेम्प्टेस्ट्राइड होता है, ये उन लोगों में होता है जो ज्यादातर एनसेड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा जो बहुत टाइम बाद कभी पेन किलर एज अ पेन किलर या फिर एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एस्पिरिन ले रही तो उसके लिए इतना नहीं होता, बट अ पेशेंट यूजिंग एनसेड, फॉर एग्जांपल जो रिम्योटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं दे आर ऑन एनसेड थेरेपी, रेगुलर एनसेड थेरेपी, तो उनके अंदर इस तरह के चीजें आती हैं, ठीक है। नॉर्मल बंदे में भी आ सकती है बिकॉज इज एन एलर्जी, बट उसके अलावा जो दूसरे चीजें होती हैं वो उनके अंदर आती हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, नेजल पॉलिप होता है, क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस होता है, ठीक है, और इंटॉलरेंस टू एस्पिरिन होती है, ठीक है। हिस्ट्री होगी, वही बात है, हिस्ट्री होगी कि पेशेंट जैसी एस्पिरिन लेगा उसको सिम्टम इंड्यूस होंगे, दूसरा नेजल पॉलिप होगा, ठीक है, और तीसरा क्या होता है राइनोसाइनसाइटिस। ये 3 चीजें इसमें कॉमन होंगी, ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड सेम्प्टस ट्रायड, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ एस्मा, दैट इज एस्पिरिन सेंसिटिव एस्मा, ठीक है।